So hello everyone, welcome you all on the online platform of Akshaya Educational Institute of Zobner Jaipur. Myself Hemant Gajendra Singh and I am your biology mentor on this particular online tutorial. एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर. And in this lecture today we are going to start a new chapter or new unit, and it is about the plant physiology. In the plant physiology today we are going to start our first chapter in the plant physiology, and this chapter is named as ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट ट्रांसपोर्ट चैप्टर का नाम है. इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, अगर हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इस पर्टिकुलर यूनिट में हम जिस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम ऑल द कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट के बारे में. देखिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. बट बिफोर स्टार्टिंग in this chapter we have to discuss about some basic things about the plant physiology. पहले देखिए, हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर हम चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे. देखिए, अगर हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करें तो हम कह रहे हैं हमारे जो यूनिट का नेम है बच्चों, आप ये कह रहे हैं कि ये है यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी. क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी है. अब अगर हम इस प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट की बात करते हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये प्लांट फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है. तो प्लांट फिजियोलॉजी के मीनिंग को समझते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये यहाँ पर बॉटनी का वह ब्रांच है या फिर दैट ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी आर गोइंग टू डील विद द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन केस ऑफ प्लांट. प्लांट में होने वाले सभी तरह के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और सभी तरह के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी का जो स्टडी करना होता है वो साइंस के जिस ब्रांच में, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि बॉटनी के जिस ब्रांच में किया जाता है बच्चों, उसे यहां पर प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है. तो आप क्या कह रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी है क्या? तो साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम यहां पर क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम यहां पर डिस्कस करते हैं अबाउट द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट. तो हम कह रहे हैं यहां पर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट के बारे में. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में हमें यहां पर बच्चों डिस्कस करना होता है. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ और यहां पर आप क्या डिस्कस करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में? हम यहां पे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं. किसके बारे में? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में भी यहां पर डिस्कस करना होता है. तो देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली किसको स्टडी करते हैं? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो भी प्लांट में होते हैं उसको यहां पे प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट में हम यहां पर ये डिस्कस करें कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है, यहां पे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं. फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी को यहां पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने पीपी से रिप्रेजेंट कर दिया. आई होप आपको समझ में आ जाएगा. तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो है किन साइंटिस्ट को कंसीडर किया जाता है, हम ये देखने वाले हैं. फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, यहां पे एक साइंटिस्ट को मेंशन किया जाता है, उनका नाम है यहां पे स्टेफन हेल्स. क्या नाम है? स्टेफन हेल्स. तो स्टेफन हेल्स जो हैं यहां पे कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ plant physiology. But if I am talking about the father of Indian plant physiology, तो हम यहां पे अब नेक्स्ट पॉइंट पे ये डिस्कस करने वाले हैं फादर ऑफ, राइट, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी. फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी को यहां पर भी हम सिंपली पीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किन्हें कंसीडर किया जाता है? तो यहां पे जिस साइंटिस्ट को मेंशन किया जाता है उनका नाम है सर जगदीश चंद्र बोस या फिर जेसी बोस कहते हैं. सर जगदीश चंद्र बोस और जेसी बोस वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी माना जाता है. देखिए, अब तक मैं आपको कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा था रिगार्डिंग प्लांट फिजियोलॉजी. अब यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम उस चैप्टर की बात करते हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, तो इस चैप्टर का नेम है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, राइट. हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट
इन प्लांट्स के बारे में। ये हमारा चैप्टर है जिसे हम इस लेक्चर में इनिशिएट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करते हैं तो स्पेशली हम जिस प्लांट को यहाँ पर बच्चों मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे जिस प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लोरिंग प्लांट्स की स्पेशली बात करेंगे। कौन से प्लांट्स? फ्लोरिंग प्लांट्स जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उनमें आखिर वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं विच आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट, जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ पे एक फ्लोरिंग प्लांट में कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं। तो बच्चों आप कहेंगे कि फ्लोरिंग प्लांट में वो सब्सटेंस जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने वाले सब्सटेंस में हम काउंट करते हैं, इट मे बी H2O, इट मे बी सॉल्ट्स। यहाँ पर H2O हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, आप कहते हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर किसका हो सकता है? आप कहते हैं जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक फूड के साथ साथ यहाँ पे फ्लोरिंग प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है बच्चों पीजीआर का। पीजीआर क्या है? पीजीआर के बारे में एक आइसोलेट चैप्टर गिवन है इसी यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी में। पीजीआर को हम यहाँ पे बोलते हैं प्लांट रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल दिया जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और हॉर्मोन्स होते हैं बच्चों जो कि प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं, यहाँ पे मेंटेन करते हैं, उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ एक प्रमोटर होते हैं, कुछ एक इनहिबिटर्स होते हैं। तो इन सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखा जाता है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करें, स्पेशली अबाउट द फ्लोरिंग प्लांट की बात करें, तो वो सभी सब्सटेंसेस विच आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो ये है यहाँ पे H2O, सॉल्ट्स का हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के फूड हो सकते हैं और पीजीआर हो सकते हैं। इसके बाद हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं ये क्या है, अब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को बच्चों फर्दर कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम जिस ट्रांसपोर्टेशन के मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं वह कौन सा होता है? तो ये होता है यहाँ पे बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसे यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल दिया जाता है। क्या कहते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल दिया जाता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। एक यहाँ पे होता है बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस के साथ साथ हमें यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हमें यहाँ पर बच्चों डिस्कस करना होता है। अब देखिए आप कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को हमें यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करके डिस्कस करना होगा। फर्स्ट यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और सेकेंड जो हम बात करते हैं ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ तरह के सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं प्लांट्स में जो कि विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? मैंने कहा जो यहाँ पे विद इन द सेल, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी एक सेल से दूसरे सेल में, इट मीन सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बिटवीन 2 सेल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए तो ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए माना जाता है। बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे होने वाले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जब विद इन द सेल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो या फिर सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो। तो देखिए शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। अब बच्चों हम वो मेथड डिस्कस करते हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो देखिए कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंसेस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट मेथड हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है, ये है यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन। क्या पढ़ना होता है हमें यहाँ पर बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन एक मेथड है जिसे यहाँ पर हमें डिस्कस करना होता है। एक और मेथड सिंपल डिफ्यूजन के साथ साथ बच्चों हमें यहाँ पर और क्या डिस्कस करना होता है? सिंपल डिफ्यूजन के साथ साथ यहाँ पर हमें
एक और मेथड जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड, क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कह देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कह दिया जाता है, उसको भी बच्चों यहां पर हमें डिस्कस करना होता है। एक लास्ट मेथड जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ये यहां पर बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है यहां पर, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसीडर करते हैं। तो देखिए वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। देखिए क्या बताया मैंने आपको कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सभी ऐसे मेथड हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस में यहां पे इंक्लूडेड होते हैं। अब देखिए, अब यहां पे हम कहते हैं कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसे यहां पर कौन से ट्रांसपोर्ट का मेथड मान लिया जाता है, इसे यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के इंक्लूड करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट टाइप के जो मेथड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हमने कह दिया ये यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं ये दोनों मेथड, और एक यहां पर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको यहां पे लर्न करना है वो क्या है कि जब भी बायोलॉजी में पैसिव और एक्टिव टर्म दिखाई देते हैं, उसका बेसिकली क्या मीनिंग होता है। उसका मीनिंग ये होता है कि जहां भी पैसिव होते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में अगर पैसिव है तो किसका यूटिलाइज या किसको यूज नहीं लिया जाएगा। आप कहेंगे यहां पर जो है एनर्जी जो है, यहां पे बात करें एनर्जी किस फॉर्म में होता है, आप जानते हैं ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो एनर्जी है अगर उसको यूटिलाइज नहीं लिया जाए किसी ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में, या फिर कहें कि ट्रांसपोर्टेशन जिस किसी भी सब्सटेंसेस का हो रहा है उसके ट्रांसपोर्टेशन में अगर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी और एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो इस तरह के मेथड को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसमें यहां पे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है। अब देखिए, अब यहां पे हम अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप कहेंगे अब इस तरह के ट्रांसपोर्ट के मेथड में देयर इज ए यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। यहां पर यह कहा जाता है कि इस तरह के ट्रांसपोर्ट के मेथड में एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में होते हैं उसको क्या किया जाएगा बच्चों, यहां पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट मोर टाइम। स्टार्टिंग से लेकर के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैंने आपको क्या क्या बताया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट को समझाने से पहले इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको पहले प्रोवाइड किया कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। आप कह रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ बॉटनी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम डील करते हैं ऑल द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन केस ऑफ प्लांट एंड ऑल द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन केस ऑफ प्लांट। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को कहते हैं और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी सर जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस को कहा जाता है। अब देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन शो कर रहे जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप कहते हैं इसमें H2O, सॉल्ट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक नेचर वाले फूड आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का मेथड होता है प्लांट में बच्चों, उसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस तब कहेंगे जब इन सभी सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी पर्टिकुलर दो सेल के बीच में होता है या विद इन द सेल, सेल के अंदर होता है, सेल टू सेल होता है, तो उसे हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। अब देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगा तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है जिसमें यहां पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप कहेंगे देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, अब यहां पे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए यहां पे अगर किसी भी तरह के सब्सटेंसेस का यहाँ पे सेल टू सेल ना हो करके ट्रांसपोर्टेशन जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हो रहा हो, जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट वाले पार्ट से, प्लांट में रूट वाले पार्ट से स्टेम वाले पार्ट की तरफ होता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल माना जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चों उसे हम यहाँ पर एक सिंगल बायोलॉजिकल प्रोसेस वाला टर्म प्रोवाइड कर देते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है इसको और क्या कहा जाता है, इसे यहां पर बच्चों ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, यहां पर ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। तो देखिए
ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है। और इस ट्रांसलोकेशन में यहां पर कौन कौन से प्रोसीजर की बात करेंगे, तो आप कहेंगे इस ट्रांसलोकेशन में यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, प्लांट वेस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, ये प्लांट वेस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू होता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपने लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा कि जो प्लांट वेस्क्यूलर सिस्टम होता है प्लांट्स में, ये यहाँ पे 2 कंपोनेंट से मेनली बने होते हैं। अब ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, आप कहते हैं एक कंपोनेंट होता है बच्चों, इसे हम यहाँ पे जाइलम बोलते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है बच्चों, इसे हम यहाँ पर फ्लोएम बोल देते हैं। तो एक कंपोनेंट को हमने यहाँ पे जाइलम बोला, एक कंपोनेंट को हमने क्या बोल दिया, फ्लोएम बोल दिया। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट ऑफ प्लांट वेस्कुलर सिस्टम माना जाता है। तो जाइलम से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप क्या कहेंगे, यहां पर मेनली बच्चों ट्रांसपोर्टेशन शो करने वाले जो सब्सटेंस होता है, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ हम कहेंगे वाटर के साथ साथ ये जो जाइलम होता है यहां पर सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो जो भी ऑर्गेनिक फूड होते हैं, तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में अगर फूड को फ्रॉम द वन प्लांट पार्ट टू द अनदर प्लांट पार्ट में अगर क्या करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो वो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, आप कहेंगे उसके लिए यहां पर फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए यहां पर मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चों, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। और ट्रांसलोकेशन किससे होता है, प्लांट में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम से होता है। आप कहते हैं जाइलम भी पॉसिबल है, फ्लोएम भी पॉसिबल है। जाइलम वाटर और सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो फ्लोएम होता है बच्चों वो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सभी बेसिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने के बाद बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहां पर जिस टॉपिक के बारे में और जिस फिनोमेना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे यहां पर कह दिया जाता है बच्चों डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, इसे यहां पर बच्चों डिफ्यूजन बोला जाता है। अब यहां पे हम डिफ्यूजन के बारे में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इन विच मैनर, किस तरह से हम यहां पर डिफ्यूजन के प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए डिफ्यूजन को समझने के लिए हम यहाँ पे पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे, जिसके थ्रू आपको डिफ्यूजन का डेफिनेशन किस तरह से हमें प्रोवाइड किया जाता है बुक्स में, हम उसको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए डिफ्यूजन को समझने के लिए यहाँ पर कंसेप्ट कैसे हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सॉलिड का भी पॉसिबल हो सकता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल की बात भी हम कर सकते हैं, एज वेल एज हम यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। तो ये सभी तरह की जो सब्सटेंसेस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस किस की है, सॉलिड, लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों। तो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका यहां पर क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या स्पेशल पॉइंट है कि देखिए यहां पर सॉलिड और लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, यहां पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने कहा यहां पर जो कंसंट्रेशन है ये इसका कौन सा कंसंट्रेशन है बच्चों, ये यहां पर इसका हायर कंसंट्रेशन है, मतलब इसका अमाउंट जो है यहां पर मॉलिक्यूल्स का ज्यादा है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का उनके हायर कंसंट्रेशन रीजन से, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन को शो करना डिफ्यूजन कहलाता है। तो देखिए यहां पर हायर कंसंट्रेशन था, लेकिन हम यहां पे लोअर कंसंट्रेशन की भी बात करेंगे। तो देखिए हमने कहा ये कौन सा कंसंट्रेशन है बच्चों, ये इसका यहां पर लोअर कंसंट्रेशन है। तो देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, हम कह रहे हैं कि ये सभी तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन मूवमेंट को शो कर रहे हैं। अब बच्चों ये जो मूवमेंट होता है इनमें,
इनमें जो मूवमेंट होता है बच्चों, इसे आप क्या बोलते हैं? इनमें होने वाला जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? हम कहते हैं ये यहाँ पर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसे यहाँ पर हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है? आपको पता है, इसका रिलेशन डायरेक्टली बच्चों टेम्परेचर से होता है। अगर इन सभी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बम्बार्डमेंट है और जो उनका मूवमेंट है वो भी बढ़ेगा। अगर इन सभी पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो उसका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? इसेंशियल और रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन को तो हमने समझ लिया, लेकिन हम अब ये देखने वाले हैं कि अगर यहां पर हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन हायर से लोअर की तरफ हो तो रहा है, लेकिन कब तक होगा? तो ये कहा जाता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तब तक होता रहेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जब तक कि इनके बीच में क्या स्टेब्लिश ना हो जाए। हम कहते हैं जब तक कि इनके बीच में बच्चों यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। क्या स्टेब्लिश ना हो जाए? हम कहते हैं जब तक इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं हो जाता है, तब तक ये सभी तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते रहते हैं। अब देखिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे ऐसा क्या होता है? यहां पर यह कहा जाता है कि ये जो नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ये जो नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम जीरो। ये यहां पर जीरो हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों यहां पर नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जीरो हो जाता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पे स्टेब्लिश हो जाती है, तो अब जो है यहां पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? मूवमेंट जो है, ट्रांसपोर्टेशन इन सभी मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, वो क्या हो जाएगा? अब रुक जाएगा। ठीक है। अदरवाइज जब तक ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टेब्लिश नहीं होगी तब तक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन सभी सब्सटेंसेस का होता रहेगा। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हम कहते हैं क्या होता है बच्चों? नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम द जीरो। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। डिफ्यूजन में अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है या नेक्स्ट पॉइंट है, हम डिफ्यूजन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। और इसी में हमें यहां पर डिस्कस करना होता है कि वो सभी फैक्टर्स, ऑल द काइंड ऑफ फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हम अब उन सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसीजर को बच्चों यहां पर अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, आप क्या बोलेंगे? आप ये कहेंगे कि हम यहां पे डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे हम देखते हैं फैक्टर्स। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्ट। फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले प्रोसीजर के बारे में बच्चों हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहां पे अब कौन सा पॉइंट हमें डिस्कस करना है? फैक्टर्स जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पे कुछ एक फैक्टर्स को वन बाय वन हमें यहां पर डिस्कस करना है। फर्स्ट फैक्टर यहां पे बच्चों जो हम ले रहे हैं, ये यहां पे बच्चों यहां पे क्या है? टेम्परेचर है। क्या है यहां पे? टेम्परेचर है। हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर जो है आखिर किस तरह से, किस मैनर में डिफ्यूजन के प्रोसेस को बच्चों यहां पर अफेक्ट करता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ये क्या होता है? इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्या रिलेशन होता है? तो फैक्टर अफेक्ट द डिफ्यूजन, या फिर आप इसे कह रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना? रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम शॉर्ट फॉर्म में ROD लिख दिया करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ROD का मतलब होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना? तो देखिए, टेम्परेचर के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर जो है क्या करते हैं बच्चों? अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट ज्यादा होता है, रैपिड मूवमेंट होता है। और रैपिड मूवमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रिलेशन क्या है?
कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स का यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस कर लिया है एंड इट इज अबाउट द टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करना है। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ये होता है यहाँ पे डेंसिटी। क्या होता है यहाँ पर, डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी क्या है, तो आप कहेंगे डेंसिटी को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे आप, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस की हम यहाँ पे बच्चों बात करेंगे। अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस में आपको क्या डिस्कस करना होता है, वो सभी तरह के सब्सटेंसेस जो कि डिफ्यूज हो रहे हैं उनका डेंसिटी आखिर उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को किस तरह से अफेक्ट करेगा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए यहां पर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो डेंसिटी के बारे में है। डेंसिटी को हम यहां पर डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां पे बेसिकली जो रिलेशन होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का वो क्या कैसे दिया जाता है, ये कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। क्या कहा जाता है कि डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपस में इंटर रिलेशन हम किस फॉर्मूला से गिवन कर सकते हैं और दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट स्क्वायर, या फिर जो है यहाँ पे रूट ऑफ डेंसिटी, रूट स्क्वायर ना बोल के रूट बोलना यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। तो रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखिए आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी डिफ्यूजिंग नेचर के सब्सटेंसेस जो कि डिफ्यूज हो रहे हैं उसका अगर हम यहाँ पे डेंसिटी क्या कर देंगे बच्चों, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका अपोजिट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, अगर हम डेंसिटी यहाँ पे कम करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस को हम यहाँ पे एक साइंटिस्ट के फिनोमेना और उनके रूल से बच्चों अच्छे से समझ सकते हैं। और ये जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे हमें पढ़ना होता है, जब आप केमिस्ट्री में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वाला पॉइंट पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट चैप्टर को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट के रूल के बारे में बच्चों डिस्कस करना होता है, जिसे कहते हैं ग्राहम्स रूल। क्या बोलते हैं, ग्राहम्स रूल बोलते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे ग्राहम्स रूल की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ग्राहम्स ने यहाँ पे जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन को समझाने के लिए एक रिलेशन दिया था टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला डिस्कस करना होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू √3RT/m। ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन होता है यहाँ पे ग्राहम्स रूल में। अब देखिए ये आखिर रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला में ग्राहम्स के रूल में आप क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो √3RT/m है। अब देखिए R क्या है यहाँ पर, R यहाँ पर बच्चों गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट होता है। T यहाँ पर क्या होता है, तो T यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर होता है। M क्या है यहाँ पर, M यहाँ पर बच्चों मास को कहते हैं। और Ke क्या होता है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे डेंसिटी की फॉर्मूला की बात करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, m को हम यहाँ पे क्या dv लिख सकते हैं। तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से हमने m का जो वैल्यू फाइंड किया है वो है कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में मास को dv से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक नया यहाँ पर जो है फॉर्मूला मिला हमें कि 3RT/m को हम क्या लिख सकते हैं, m को हम यहाँ पे dv लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर बच्चों dv। इस तरह से इस फॉर्मूला में अगर काइनेटिक एनर्जी का डेंसिटी के साथ अगर रिलेशन देखें तो आप क्या बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ डेंसिटी के। तो देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी का डेंसिटी के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का तो यही होगा ना। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं
कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, और अगर काइनेटिक एनर्जी का डेंसिटी के साथ रिलेशन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रूट ऑफ डिफ्यूजन का भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये जो रिलेशन है वो यहाँ से आया है, ग्राहम के रूल से आया है, जो केमिस्ट्री में आपको गैसियस स्टेट में पढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, टू फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर था, नेक्स्ट यहाँ पे डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए इसी ही कंसेप्ट में बच्चों हम यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ जहां से जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो है पूछने के चांसेस होते हैं। इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन, उस पे बेस्ड अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में देखिए हमें यहाँ पर क्या देखना होता है। क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये जो हैं अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। अब देखिए ये मॉलिक्यूल में हमने किस किस को कंसिडर किया है जो क्वेश्चन में हमें मिलता है, एप्लीकेशन सॉल्व करने वाले हैं। हमने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों यहाँ पर ये सॉलिड का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बच्चों हम कहते हैं ये यहाँ पर लिक्विड का मॉलिक्यूल है, और एक जो मॉलिक्यूल है बच्चों हम कहते हैं यहाँ पर ये गैस का मॉलिक्यूल है। 3 मॉलिक्यूल्स हमें एग्जामिनेशन में दिए हुए होंगे, और यहाँ पर एक और कंडीशन बोल देते हैं एग्जामिनेशन में कि ये जो सॉलिड लिक्विड और गैस 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके लिए एक और कंडीशन गिवन होता है कि इसका जो वॉल्यूम V1 है, इसका जो वॉल्यूम है V2 और इसका जो वॉल्यूम V3 है बच्चों, ये एग्जैक्टली क्या है, तीनों का ही वॉल्यूम यहाँ पे इक्वल है। मतलब सॉलिड के लिए जो V1 वॉल्यूम है वो इक्वल है V2 के, और यहाँ पे लिक्विड का जो V2 है वो इक्वल है यहाँ पे गैस के वॉल्यूम V3 से, ठीक है ना। इन सभी को यहाँ पे इक्वल दे दिया जाता है, और अब आपसे ये पूछते हैं कि यहाँ पे इन तीनों ही सब्सटेंसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या आंसर करना है, आपको यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करना है कि आखिर सॉलिड लिक्विड और गैस में से इन तीनों में से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस पार्टिकल और किस मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी के साथ जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे ये जानते हैं डेंसिटी के बारे में आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि डेंसिटी जो है वो इन तीनों तरह के सब्सटेंसेस के लिए सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है और सबसे कम किसके लिए होता है। तो डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो कहते हैं कि सॉलिड के लिए डेंसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उससे कम यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी होती है, और सबसे कम जो डेंसिटी है बच्चों यहाँ पर हम किसकी मानते हैं, यहाँ पर हम गैस की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे सबसे कम कंसिडर किया जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे डेंसिटी के बारे में जो हम जानते हैं कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी यहाँ पर गैस की होती है, और हमें ये पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है अभी हमने इस रिलेशन को देखा था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर रूट ऑफ डेंसिटी से। इसका मतलब है कि जिस किसी भी सब्सटेंस के लिए इन तीनों में यहाँ पे डेंसिटी क्या है बच्चों, ज्यादा है, उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों ही सब्सटेंस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में बच्चों आप क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पे इन तीनों ही सब्सटेंसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो एक सीक्वेंस और करेक्ट सीक्वेंस लिखा होता है बुक में वो कैसा है, जिसके लिए यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसके लिए, मतलब जिसके लिए डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, सबसे कम, क्योंकि ये तो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कहते हैं सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा है और गैस के लिए डेंसिटी सबसे कम है, तो जिसके लिए गैस के लिए यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम है तो इसके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा होता है लिक्विड के लिए, और चूंकि हम कह रहे हैं सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है इसीलिए सबसे कम यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होता है बच्चों, हम कहते हैं सॉलिड का होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में गिवन होता है जिसको हमने यहाँ पर देखा और इसे हमने समझा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेसिस पे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। एक और बार मैं इसको रिवाइज करने वाला हूँ। देखिए एग्जामिनेशन में कैसे दिया होगा, मान लीजिए सॉलिड लिक्विड और गैस थ्री टाइप्स के जो है मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में दे दिया है V1 V2 और V3 जो है बच्चों ये इक्वल है।
अगर ये इक्वल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का हमसे एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हम ये जानते हैं कि डेंसिटी जो है इन तीनों ही सब्सटेंसेस में यहाँ पे सॉलिड का ज़्यादा होता है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। और जिसकी डेंसिटी सबसे कम है उसके लिए, मतलब गैस के लिए, जो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इस कंसेप्ट को, एप्लीकेशन को डिस्कस किया है बच्चों। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक और फैक्टर को इसी ही सेगमेंट में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और फैक्टर जो कि यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन को बच्चों अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने देखा था टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस वो फैक्टर बताया था। अब अगर हम यहाँ पे थर्ड फैक्टर देखें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है बच्चों, इसे हम कहते हैं डीपीजी। क्या बोलते हैं इसे? डीपीजी बोल देते हैं। अब ये डीपीजी क्या होता है? इसे बच्चों यहां पर कहा जाता है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे? यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कह दिया जाता है। अब देखिए ये डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है बच्चों, ये क्या होता है? आप क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आप यहां पर कहेंगे कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट को हम समझते हैं, बाद में हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। पहले मैं आपको समझा दूं, ग्रेडियंट जहां भी होता है वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमें बात करनी होती है। तो आप ये कहेंगे, मान लीजिए कोई सब्सटेंस के लिए डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पर dp1 है, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि dpg जो है उसको हम किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो dpg को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लिया किसी पर्टिकुलर सिंगल ए प्लेस के लिए, फर्स्ट प्लेस के लिए डिफ्यूजन प्रेशर, इसे हमने dp1 बोल दिया। एक और प्लेस के लिए, किसी दूसरे प्लेस के लिए, यहाँ पे सेकेंड प्लेस के लिए जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है बच्चों, इसे हमने यहाँ पर dp2 बोल दिया। तो dp1 और dp2 दोनों ही अलग अलग जगह वाले, प्लेस वाले, यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर dp1 और dp2 को अगर हम डिफरेंस कर दें, उनको क्या कर दें बच्चों? माइनस कर दें, तो और वहां पर इन दोनों को माइनस करके विथ रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस बात किया जाए। देखिए क्या बोल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे ग्रेडिएट टर्म यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने टू पर्टिकुलर अलग अलग प्लेसेस के लिए जो डिफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो देख रहे हैं। उनके बीच में डिफरेंस जो आ रहा है उसको विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं। तो डीपीजी का ऑल ओवर जो फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है बच्चों? कि डीपीजी इक्वल्स टू dp1 माइनस dpt अपॉन डिस्टेंस। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि आखिर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आप कहेंगे कि डीपीजी का यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ बच्चों यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो डिफ्यूजन वाले पॉइंट को हम यहाँ पर करते हैं एंड। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हमने यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट में बच्चों क्या डिस्कस किया था? देखिए फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन कौन से मेथड से होता है। तो हमने कहा ये सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। तो इन तीनों ही मेथड्स को हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। हमारा यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्टेंस का टॉपिक था उसमें आने वाले जो मेथड थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम यहाँ पे एक डायग्राम और कंसेप्ट के थ्रू इन सभी तरह के पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया है, हमने लिया यहाँ पर, हम बात करेंगे किसके बारे में? हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट में यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने सिंपल डिफ्यूजन के साथ साथ यहाँ पर ले लिया है सेकेंड मेथड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। ये क्या है? ये है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या लिया हमने? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ले लिया बच्चों हमने, ठीक है ना। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद हमने यहाँ पर और थर्ड कैटेगरी जो डिस्कस किया है ये बच्चों यहाँ पर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है ये? यहाँ पर ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इन तीनों ही प्रोसेस को यहाँ पे वन बाय वन हमें डिटेल में डिस्कस करना है।
देखिए हम पहले यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं। आपको मैंने ये बताया हुआ है कि सिंपल डिफ्यूजन के साथ साथ ये जो फैसिलिटेटेड या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यहाँ पर ये किस तरह के ट्रांसपोर्ट में आते हैं। आप कहते हैं बच्चों ये दोनों यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। किस में आते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। अगर ये दोनों बच्चों यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं तो क्या यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप कहेंगे यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एनर्जी यहाँ पर बच्चों रिक्वायर्ड नहीं होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर हम यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप कहेंगे इसके लिए यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्यों होती है और किस तरह से ये सारे ट्रांसपोर्ट के मेथड हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम यहाँ पे डायग्राम और कंसेप्ट के थ्रू डिटेल में समझने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए मैं यहां पर पहले डिस्कस करता हूं सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस को समझने के लिए हम यहां पे एक स्मॉल डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमने कहा बच्चों ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने कहा ये सेल में सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। आई होप आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा। सेल बायोलॉजी में आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था, अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे। सिंगर निकोलसन ने मॉडल दिया था, ट्राइलेमिलर मॉडल भी दिए गए थे। उन सभी में आपको ये तो मालूम चल गया होगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये यहाँ पर बच्चों पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन का अगर ये पार्ट है तो हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है? हमें ये डिस्कस करना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो मेनली सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है, सेल मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं? तो आप कहते हैं ये यहाँ पे फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मेनली ये फॉस्फोलिपिड के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन यहां पर बने हैं बच्चों फॉस्फोलिपिड से। किससे बने हैं? फॉस्फोलिपिड से। मतलब अगर यहां पे लिपिड वाला कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो हम देखिए बच्चों यहां पर कुछ तरह के सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा कि यहां पर बच्चों इस तरह से कोई सब्सटेंस हम ले रहे हैं। देखिए और ये जो सब्सटेंस है अगर हम इसके कंसंट्रेशन की बात करें तो हमने यहाँ पर इस सब्सटेंस के हायर कंसंट्रेशन की बात की है। किस कंसंट्रेशन की? हमने इस सब्सटेंस के हायर कंसंट्रेशन की बात की। और ये जो सब्सटेंस है बच्चों, ये यहाँ पर जो हमने लिया है मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, ये है हम कह रहे हैं कि ये क्या है। सपोज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिपिड सॉल्युबल। तो हमने लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन लिया। आपको ये पता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो किस रीजन से किस तरफ होता है? हम कहते हैं ये हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जो सब्सटेंस लिया है वो लिपिड सॉल्युबल है और अगर इसको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से पास होना है और ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चों क्या जरूरी है? हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जरूरी है? तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए परमिबिलिटी की बात करेंगे। मान लीजिए ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर जो लिपिड सॉल्युबल हमने लिया है, यहाँ पे ये सब्सटेंस अगर लिपिड में सॉल्युबिलिटी को शो कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेजॉरिटी अमाउंट होता है वो लिपिड से ही बना हुआ होता है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर लिपिड से बना हुआ सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है तो ये जो सब्सटेंस है वो लिपिड, यहाँ पे अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट तो सब्सटेंस जो है वो इजीली क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन को शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने सब्सटेंस लिया है वो लिपिड में सॉल्युबल है और सेल मेम्ब्रेन में भी यहाँ पर क्या है? लिपिड प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये जो सब्सटेंस है वो इजी गोइंग में बहुत ही रैपिड मूवमेंट के साथ बहुत ही स्पीडली क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है। तो देखिए ये यहाँ पर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने इस सब्सटेंस का लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन लिया है और हमने यहाँ पर क्या लिया है बच्चों? हमने कहा ये यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ क्या हो जाते हैं? मूवमेंट को शो करते हैं। अब देखिए ये जो मूवमेंट होता है
ये इस तरह के सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है बच्चों, ये यहाँ पे हम कहते हैं, ये सब्सटेंस यहाँ पे रैपिड मूवमेंट को शो करते हैं। किस मूवमेंट को? यहाँ पे ये रैपिड मूवमेंट को शो करते हैं। अब ये रैपिड मूवमेंट को शो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड है, तो इजीली ये पास हो जाते हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैपिड होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर भी इस तरह के ही डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। इस डायग्राम में बच्चों देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। सपोज हमने यहां पर भी इस तरह से कंडीशन को लिया और मैंने कहा ये क्या है? पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट? हमने यहां पर क्या लिया है बच्चों? पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। अब देखिए ये जो पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर किससे बने हुए हैं? मैंने कहा इसका मेजॉरिटी अमाउंट जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब जो हम जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ये सब्सटेंस हमने सपोज यहां पर भी लिया है, इसका कंसंट्रेशन क्या है? इसका कंसंट्रेशन हमने लिया है बच्चों, ये यहां पर हायर कंसंट्रेशन में है। ये भी क्या है? हायर कंसंट्रेशन में है। लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में हमने लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस की बात की थी, लेकिन अब यहां पर हम लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी? लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो ये जो लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो क्या अब इसका ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन में जिस तरह से रैपिड मैनर में हुआ था, क्या यहां पर भी रैपिड मैनर में होगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, यहां पर तो रैपिड मैनर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो यहां पे लिपिड प्रेजेंट है, बट ये तो क्या है? सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं, जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यहां पे ले रहे हैं, वो तो लिपिड इनसॉल्युबल है। लिपिड इनसॉल्युबल है तो ये यहां पे इजी गोइंग में यहां पर ट्रांसपोर्टेशन को शो नहीं कर पाते हैं। सो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो आप कहेंगे यहां पर बच्चों इस तरह से कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने कहा कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें यहां पे रिक्वायर्ड जो है वो है यहां पे बच्चों सीटीपी। सीटीपी क्या होता है? सीटीपी में कहते हैं इट इज अ कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि हमने जो सब्सटेंसेस लिए थे ये यहां पर लिपिड इनसॉल्युबल था और हमें ये पता है कि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, तो यहां पे वो सब्सटेंस जो लिपिड में इनसॉल्युबल होगा वो यहां पे इजी गोइंग मैनर में ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेगा। सो इसीलिए यहां पे क्या रिक्वायर्ड है? कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अब देखिए, अब इसके मूवमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है पहले क्या होता है? ये कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा और उसके बाद इस तरह से ये क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन को शो करेगा। हमने यहां जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस लिया है उसका कौन सा कंसंट्रेशन है? आप कह रहे हैं इसका हायर कंसंट्रेशन है। ये भी यहां पे इन द अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं। तो हमने कहा यहां पे हायर कंसंट्रेशन है, बट यहां हम किस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं? हम यहां पे लोअर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि लिपिड ऑन इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मेथड में अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से सीटीपी कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के हेल्प को लेते हुए यहां पर ये किधर मूव हो रहे हैं? लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव हो रहे हैं। और ये दोनों मेथड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन किस तरह के ट्रांसपोर्ट के मेथड में इंक्लूडेड होते हैं? ये यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके लिए देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। अब यहां पे हम थर्ड कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, विच इज अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए भी हम यहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेते हैं। मैंने कहा ये हमने यहां पर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन को बता दिया है और हम ये जानते हैं कि पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अगर कंपोजिशन की बात करें उसमें मेजॉरिटी में लिपिड प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड, और सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी यहां पर देखा जाता है। अब देखिए, अब हम यहां पे कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं, लेकिन अब ये जो सब्सटेंस है बच्चों, ये सब्सटेंस का हमने यहां पर कौन सा कंसंट्रेशन लिया है?
अब यहाँ पे हमने लिया है ये कोई सब्सटेंस है जिसका हमने लोअर कंसंट्रेशन लिया, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी एक ऐसे कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जो इस लोअर कंसंट्रेशन में पाए जाने वाले सब्सटेंस को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करवाए। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसके लोअर कंसंट्रेशन रीजन से विद द हेल्प ऑफ सीटीपी इसके हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है। तो हम यहाँ पे इस डायग्राम में लोअर कंसंट्रेशन रीजन को बनाने के बाद हम यहाँ पे इस सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने कह दिया ये क्या है, ये यहाँ पे सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन है। बट सबसे स्पेशल पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वो क्या है, वो ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर एटीपी जो है वो यूटिलाइज में लिया जाएगा इस प्रोसीजर के लिए, एटीपी यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या हो जाए, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे एटीपी फॉर्म होता है। और इस प्रोसेस में, इस ट्रांसपोर्टेशन के मेथड में यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद लोअर कंसंट्रेशन से ये सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन में जाता है। लेकिन यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करने वाले सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्डर टू इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, हायर टू लोअर। बट यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ हो रहा है। एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और मॉड्यूल्स में भी यहाँ पे आपको सॉल्व करने को मिलेगा। वो क्या है, यहाँ पे अपहिल और डाउनहिल टर्म को भी यूज में लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों मेथड है जो कि यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे इन दोनों ही मेथड को कौन से फिनोमिना में हम काउंट करते हैं, इसे यहाँ पे डाउनहिल बोल दिया जाता है। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे इन दोनों को ही डाउन हिल बोल दिया जाता है। डाउन हिल बोलने का क्या रीजन है? डाउन हिल बोलने का रीजन ये होता है कि यहाँ पे हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसका अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है, यहाँ पे डाउन अमाउंट देखा जा रहा है, इसीलिए इस फिनोमिना को डाउनहिल टर्म प्रोवाइड कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ, तो कंसंट्रेशन का अमाउंट ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस का ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो टर्म प्रोवाइड करते हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं अपहिल। ये कौन सा मूवमेंट होता है यहाँ पे, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होता है। तो ऑलवेज यहाँ पे नोटिसेबल पॉइंट ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल कहलाते हैं, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे डाउनहिल मैकेनिज्म को शो करते हैं। एक और बार हम उन सभी सेगमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने इस चैप्टर में, इस प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट में स्टार्ट किया है। उसके बाद इस चैप्टर को हम यहाँ पे आगे इनिशिएट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम गोइंग टू रिवाइज इट वन मोर टाइम। सो बिफोर स्टडी अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, transport in the plant, we have discussed about the some basic information of the plant physiology. देखिए प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, आप कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच ऑफ साइंस होता है, बॉटनी का ब्रांच होता है, बायोलॉजी का ब्रांच होता है, in which we will study about all the kind of biological activities and the metabolic processes in case of plant. उसके बाद मैंने कहा कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टेफन हेल्स को माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी सर जगदीश चंद्र बोस को कंसिडर करते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज गोइंग टू ट्रांसपोर्टेड इन केस ऑफ प्लांट, इट मे बी वाटर, इट मे बी सॉल्ट, इट मे बी मिनरल्स एंड एज वेल एज द ऑर्गेनिक फूड इंक्लूडिंग द पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नाउ ट्रांसपोर्ट in the plants may be further divided into two categories. The first is about the short distance transport and the next is about long distance transport. Short distance transport की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर ये सभी सब्सटेंसेस विद इन द सेल, किसी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे या किसी एक सेल से किसी दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होंगे, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं।
अब देखिए कौन कौन से मेथड जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में इंक्लूडेड होते हैं, इसमें हम काउंट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को. बट ऑन द अदर हैंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो यहां पे एक बायोलॉजिकल टर्म प्रोवाइड किया जाता है इस फिनोमेना के लिए. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन किसके हेल्प से होगा, तो हमें यहां पे प्लांट वेस्कुलर सिस्टम में इंक्लूडेड टू कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना होगा. जाइलम की बात करें तो जाइलम से यहां पर जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं, यहां पे वाटर, मेनली वाटर का होता है, एज वेल एज सॉल्ट का भी पॉसिबल है. बट ऑर्गेनिक फूड जो है यहां पे उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट ऑफ प्लांट वेस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है. एक और पॉइंट जो हमने यहां पे मेंशन नहीं किया, ये है कि जाइलम वाटर का अगर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये यूनी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्लोएम जो कि ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये यहां पे बाई डायरेक्शनल या फिर हम कहते हैं पॉली डायरेक्शनल में होता है. अब देखिए नेक्स्ट सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट सेगमेंट में हमने प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन किया. इसके डेफिनेशन को हमने कंसेप्चुअल मैनर में डिस्कस किया. मैंने कहा कि अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स की, तो यहां पे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी एंड द फैक्टर टेम्परेचर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन. इस फिनोमिना प्रोसीजर को यहां पर डिफ्यूजन बोल देते हैं. अब देखिए ये जो डिफ्यूजन है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों के ही बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहां पे स्टेब्लिश ना हो जाए. जैसे ही यहां पे ये स्टेब्लिश हो जाएगा, देन नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बिकम जीरो, और ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन का मूवमेंट रुक जाएगा. तो देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट द ऑल द काइंड ऑफ फैक्टर which are going to affect the process of diffusion और rate of diffusion. rate of diffusion को हमने शॉर्ट में यहां पर ROD से रिप्रेजेंट किया. उसके बाद जो फर्स्ट फैक्टर जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, इट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी से. अगर हम किसी भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी मूवमेंट रैपिड हो जाती है, और मूवमेंट रैपिड होगी तो उस रैपिड मूवमेंट की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो रहा है. अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर, इट इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस. जो भी सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो रहे हैं उसके डेंसिटी का रेट ऑफ डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट होता है. मैंने आपको इसमें बताया कि यहां पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक रिलेशन से, जिसमें मैंने आपको कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रूट ऑफ डेंसिटी. यहां पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का डेंसिटी बढ़ गया तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा. इसका अपोजिट भी करेक्ट है, अगर उसका डेंसिटी कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. बट ये रिलेशन कहां से आता है, तो जब आप केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर हमें ग्राहम रूल को पढ़ना होता है, और उस रूल में एक यहां पे फॉर्मूला गिवन होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m. अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी का m के साथ रिलेशन है, बट यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं जिस फैक्टर को, इट इज अबाउट द डेंसिटी. लेकिन डेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि d इज इक्वल टू m अपॉन v. तो हम यहां पे m का जो फॉर्मूला है वो क्या निकाल सकते हैं, dv. तो यहां पे m जो है उसको dv से रिप्लेस कर दिया मैंने, और फाइनली अब जो रिलेशन निकला है काइनेटिक एनर्जी का डेंसिटी के साथ, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का डेंसिटी के साथ है वही रिलेशन यहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन का भी किसके साथ होगा, डेंसिटी के साथ होगा. तो हमने यहां पर देखा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम डेंसिटी कम कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इससे रिलेटेड यहां पर हमें एक एप्लीकेशन को डिस्कस करना होता है. इस एप्लीकेशन में हमने क्या देखा, मान लीजिए अगर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, यहां पे 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगा, बट यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ होता है कि मान लीजिए इन तीनों ही मॉलिक्यूल का V1, V2, V3 मतलब जो वॉल्यूम है इन तीनों का
इक्वल है। तो ये पूछ लिया जाता है कि इन तीनों ही मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले डेंसिटी के बारे में सोचना है। डेंसिटी हम जानते हैं, हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है कि सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, गैस का सबसे कम होता है। तो जिस सब्सटेंस के लिए डेंसिटी ज्यादा, उसके लिए यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम, और जिस सब्सटेंस के लिए यहां पर डेंसिटी सबसे कम, उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा। उसके बाद लास्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो अफेक्ट करता है। इट इज अबाउट द डीपीजी, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का रिलेशन रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उससे पहले मैंने इसको डिफाइन किया कि किसी भी पर्टिकुलर टू प्लेस के लिए डिफ्यूजन प्रेशर के वैल्यू को हम माइनस कर दें और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बात कर रहे हैं, उसे यहां पे डीपीजी कह दिया जाता है। जहां भी ग्रेडियंट टर्म आता है, हमें ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस टर्म डिस्कस करना होगा। और लास्ट पॉइंट में हमने यहां पर जो शॉर्ट डिस्टेंस का मेथड था, उसको डायग्राम और लॉट्स ऑफ कंसेप्ट के साथ हमने डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about the topic of permeability and as well as the porine, aquaporine, symport, antiport type of protein molecule, and we will also discuss about the process of osmosis। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।